नमस्कार दोस्तों। पार्ट 13 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ओशनोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो ओशनोग्राफी में मेनली जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको पहले हम देखते हैं। इसमें जो मेजर टॉपिक हमारे होंगे, एक होगा हमारा ओशनिक रिलीफ। ओशनिक रिलीफ होगा। ओशनिक रिलीफ में हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे आपको हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया आपका, इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। इसमें हम एबाइसल प्लेन या फिर जिसको हम ओशनिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं उस पढ़ेंगे हम, ओशनिक प्लेन, या फिर इसको हम एबाइसल प्लेन भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मॉर के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेंचेस के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पर ओशनिक माउंटेन्स या फिर जिसको हम सबमरीन माउंटेन्स कहते हैं, सबमरीन माउंटेन्स आएंगे। इसमें आपको क्योट्स होगा। ये सारा हम ओशनिक रिलीफ में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक हमारा एक मेजर टॉपिक होगा ओशनोग्राफी में। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसमें बस एक एक दो दो लाइन चीजें हैं, फिगर समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होगा लानिनो, जिसको हम लानिना भी कहते हैं, इल नीनो। इसके बाद एक होता है मोडोकी, एक होता है मोडोकी। तो ये मोडोकी भी दो तरीके का होता है, एक होता है मोडोकी लानिनो और एक होता है मोडोकी इल नीनो। तो ये मेजर टॉपिक होंगे ओशनोग्राफी में जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम आपको रिफ्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कोरल रिफ्स भी कहते हैं, कोरल रिफ्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे टॉपिक होंगे आज के ओशिनोग्राफी में जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओशनिक रिलीफ से। तो इसको मैप के थ्रू हम देखते हैं। एक यहाँ पर मैप है, तो देखिए यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, दिस इज मॉर मिड ओशनिक रीज, दिस इज वोल्केनिक आइलैंड गेट्स एंड और भी सारी चीजें हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ है और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। इसमें कॉन्टिनेंटल वर्ड यूज किया गया है। तो ये क्या होता है कि वाटर के अंदर में होता है। ठीक है, यहां तक आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहां तक आपको जो वाटर लाइन है ये यहां तक आपको देखने को मिलेगी। यहां पर भी वाटर लाइन आपको यहां तक देखने को मिल रही है। और ये एरिया या ये एरिया दोनों ओशनिक वाटर के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी इनको कॉन्टिनेंटल कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप। रीजन ये होता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के पार्ट होते हैं, इनको ओशनिक पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जनरली चेंज होते रहते हैं ड्यू टू जो आपका प्लेट मूवमेंट्स होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये एरिया चेंज होते रहता है। तो कभी कुछ और था, आज और है, कभी फ्यूचर में कुछ और ये देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, इसलिए कॉन्टिनेंटल का हिस्सा होता है, इसलिए हम कॉन्टिनेंटल कहते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ या स्लोप। फिगर से ऑब्जर्व करके आप जरा इसमें देखिएगा कि ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इसका स्लोप अगर देखें और ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसका आप स्लोप देखें। ठीक है, दिस इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो यहां तक ये वाला एरिया कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। इसके बाद का यहां से लेके ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। जैसे यहां पर भी वही एरिया है ना, दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड। इस साइड में इधर यहाँ पे फर्स्ट ये है और इधर यहाँ पर इस साइड में फर्स्ट ये है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, और सेकंड कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक, एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस इनके बीच में होता है वो होता है स्लोप का। ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है इसका स्लोप काफी कम होता है, जो ग्रेडियंट होती है काफी कम होती है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप। तो वही आप कॉन्टिनेंटल स्लोप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ग्रेडियंट या स्लोप जो होता है वो ज्यादा होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ के कंपैरिजन में। ठीक, उसके बाद आप कॉन्टिनेंटल स्लोप से नीचे आएंगे तो आपको मिलता है ट्रेंच। जैसे आप इधर देखिए, इधर आप नीचे जब भी आएंगे, ये थर्ड पोर्शन, ये जो थर्ड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज थर्ड वन, जो कि एक बहुत बड़ी वैली की तरह दिख रहा है, काफी यहाँ पर डीप ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रेंच। तो क्या कहते हैं हम, इसको ट्रेंच कहा जाता है। और ये जो ट्रेंच होता है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का ही हिस्सा होता है। तो ये जो ट्रेंच होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का ही हिस्सा होता है। तो ये आपको थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद ये जो आपको एरिया देख रहा है, बिल्कुल एक प्लेन जैसा एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज अ प्लेन। ठीक है, ये कैसा प्लेन है, ये है आपका ओशनिक प्लेन, जिसको हम क्या कहते हैं, एबाइसल प्लेन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो प्लेन्स में कभी कभी ध्यान रखिएगा, वो ओशनिक प्लेन की जगह पे एबाइसल प्लेन भी दे सकते हैं। तो ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये ओशनिक पार्ट होता है और इसको हम ओशनिक प्लेन या एबाइसल प्लेन कहते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर जो छोटे छोटे ये माउंटेन्स आप जो देख रहे हैं इनको हम कहते हैं सबमरीन माउंटेन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आपको सबमरीन माउंटेन्स इनको कहा जाता है। ठीक,
सबमरीन माउंटेन की एक खासियत होती है ना कि इनमें क्या होता है कि पॉइंटेड पिक्स होते हैं। क्या होता है? पॉइंटेड पिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंटेड पिक्स मतलब एक माउंटेन सीरीज ऐसे होता है, इसका ये पॉइंट जो आपको नजर आता है पूरे कोन का, ये पॉइंटेड पिक कहलाता है। कुछ सबमरीन माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जिनके पिक्स पॉइंटेड नहीं होते हैं, तब उनको हम काइवोट्स कहते हैं। जैसे आप ये माउंटेन देख रहे हैं, ये वाला माउंटेन, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसका ये जो अपर पार्ट है ये थोड़ा सा फ्लैट है, काइंड ऑफ इस तरीके का, इस तरीके का, ये पॉइंटेड नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है। तो जब इस माउंटेन का अपर पार्ट फ्लैट फ्लैट हो जाता है तब हम इसे गाइवुड्स कहते हैं। अदरवाइज अगर अगर वो पॉइंटेड है, ठीक है, नुकीला है, तब हम उसको सबमरीन माउंटेन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये दोनों आपको वाटर के अंदर नहीं रहते हैं, अभी वाटर सरफेस से ऊपर नहीं आए हुए हैं, अंदर ही है। तो पॉइंटेड समिट सबमरीन माउंटेन, फ्लैट अगर समिट है उसका या फिर फ्लैट उसका पीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, गाइवुड्स कहते हैं। उसके बाद वही माउंटेन अगर सरफेस से, वाटर सरफेस से ऊपर आ जाए, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर फिर आपको आइलैंड्स वगैरह बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से आइलैंड है, अगर वोल्केनिक आइलैंड भी हो सकता है अगर वोल्केनो से बना हुआ है तो, या फिर कोरल आइलैंड्स भी हो सकता है अगर कोरल से वो बना हुआ है तो। वो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये आपको माउंटेन की बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एकदम बीच में, इट्स काइंड ऑफ, यहाँ पर ये बिल्कुल एक बीच में आप जो वैली देख रहे हैं, वैली टाइप की आपको जो नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रीज। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रीज या फिर इसको मॉर कहा जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है उसकी वजह से ये बनता है। हमने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा हुआ था इसके बारे में। ठीक, इधर वाली प्लेट इधर जाएगी, इधर वाली इधर जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, क्रैक हो जाता है बीच से। और फिर यहां से क्या होता है, इस क्रैक से निकलते हैं आपके लावास। और ये लावा क्या होते हैं, इन दोनों तरफ एक्मुलेट होते हैं। तो यहाँ पर जो आप सीरीज टाइप के देख रहे हैं, ये सीरीज है ना, ये सीरीज टाइप के देख रहे हैं आप ऐसे, ये सीरीज टाइप की आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये लावा है जिसका एक्युमुलेशन यहाँ पर हुआ है। तो जैसे जैसे प्लेट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर लावा एक्युमुलेट होते जाता है। ओके, तो इस छोटा छोटा एक तरीके से सबमरीन माउंटेन की तरह काफी छोटे छोटे होते हैं जो एक सीरीज से बना देते हैं पूरे वहां पर मोर के आसपास। ठीक है, तो ये आपको मिड ओशनिक रीज कहा जाता है। तो फिगर से समझ में आ गया, फिगर आप देख के आराम से बता सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको दो दो लाइन अगर लिखना हो, तीन तीन लाइन, तो लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। चलिए, तो अभी हम क्या कह रहे थे, ओशनिक रिलीफ। ओशनिक रिलीफ में फर्स्ट हम देखते हैं आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, देखिए पहली चीज, यहां पर जो स्लोप होती है ना, वो लेस देन 1 डिग्री, यानी कि स्लोप बहुत ही कम होती है। ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो लैंड की तरफ से जो सेडिमेंट्स आते हैं उनका डिपोजिशन आपको इस, यहाँ से लैंड है, लैंड से अगर यहाँ से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो आके यहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं। और यहाँ पर मेनली खास करके जो कोर्स सेडिमेंट्स होते हैं, कोर्स यानी कि बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, उनका डिपोजिशन देखने को मिलता है। मेनली कोर्स सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइन ग्रेन्स नहीं होंगे, जो फाइन होंगे, छोटे छोटे जो सेडिमेंट होंगे उनका भी होगा, बट मेनली यहाँ पर कोर्स देखने को मिलते हैं। फाइन वाले आपको ओशनिक प्लेन तक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट डिपोजिशन होता है। तो सेडिमेंट डिपोजिशन, उसके साथ साथ यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का भी आपको डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो फॉसिल फ्यूल्स का डिपोजिशन होगा तो इस वजह से आप देखेंगे जो भी नेचुरल मिनरल्स मिलती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया या फिर नेचुरल गैस निकाले जाते हैं, वो ज्यादातर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस जो होते हैं वो यहीं से आपको निकाले जाते हैं। कहां से? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप, अगेन फिगर देखिए, इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के कंपैरिजन में। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको जो स्लोप होगा या फिर ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको, ग्रेडियंट भी कहा जाता है।
तो इसका हो जाएगा अप्रोक्स करीब 2 to 5 डिग्री के बीच में स्लोप हो जाता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ज्यादा होता है। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रेंचेस भी पाए जाते हैं, ट्रेंचेस भी इसमें पाए जाते हैं। अभी ट्रेंचेस होते क्या है, ट्रेंचेस जो होते हैं ये क्या होता है कि काफी डीप और नैरो वैली होती है। ट्रेंचेस आर डीप एंड नैरो वैली होती है ये, जो देखने को मिलती है। ये ट्रेंच क्यों बनते हैं, अगेन जाइए टेक्टोनिक प्लेट वाले क्लास में, वहां पे हमने बात की थी डाइवर्जेंट प्लेट, सॉरी वहां पर हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात की थी। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमने देखा था कि जब एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों की टक्कर होती है, कॉलिजन होती है, तो वहां पर ट्रेंच का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कौन सी एरिया में बनेंगे, जहां पर कॉलिजन होगा या फिर कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री जो होती है वहां पर ये मिलते हैं। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, ठीक है, दिख रहा होगा, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री जो होती है ये वहां पर मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक वाले में पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप मेंटल को भी देख सकते हैं। तो वैसे ऐसा नहीं कि झांकने पर वो दिखेगा, वहां पर पानी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मेंटल तक आपको एक्सेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द कितना वो डीप है उस पर डिपेंड करता है। इट इज नॉट, ये 100% ये नहीं है कि सारे ट्रेंचेस से आपको मेंटल तक एक्सेस मिलेगा। थर्ड की बात करें, एबाइसल प्लेन, एबाइसल यानी कि ओशनिक प्लेन, तो इनका स्लोप जो होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, क्योंकि ये फ्लैट प्लेन होते हैं। ओके, दिस आर फ्लैट प्लेन, और यहां पर भी सेडिमेंट्स डिपोजिशन आपको मिलते हैं, यहां पर भी सेडिमेंटेशन मिलता है। लेकिन ये जो सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्स होते हैं ये फाइन सेडिमेंट्स होते हैं, फाइन सेडिमेंट्स। फाइन सेडिमेंट्स का मतलब काफी छोटे छोटे कंकड़ ये होते हैं, ये सेडिमेंट्स होते हैं, जो क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जमा नहीं हो पाते और वाटर मूवमेंट के साथ ये ओशनिक प्लेन में चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स सेडिमेंट्स नहीं मिलते हैं, फाइन सेडिमेंट्स मिलते हैं ओशनिक प्लेन में। ठीक, इसके साथ साथ ये जो ओशनिक प्लेन होता है या ओशनिक फ्लोर होता है, वहां पर आपको मोर भी देखने को मिलेगा। और इस मोर मिड ओशनिक रीज। ओके, अब मोर जो होता है ये कैसा डाइवर्जन, कैसा ये प्लेट बाउंड्री होता है, ये डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री जहां पर होती है ये वहां पर देखने को मिलेगा आपको। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री फॉर एग्जांपल जैसे कि अटलांटिक ओशियन का रीज है, वैसे हर ओशियन में ये रीज पाए जाते हैं। तो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री हो गया, ये वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक ये प्रॉपर्टी होती है ना कि ये जो मोर होता है, इस मोर के ये दोनों साइड जो ये एक्यूमुलेशंस होते हैं लावा के, ये सेम प्रॉपर्टी के पाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम। ठीक है, तो एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of lava deposits on either sides of more at equidistance, at equidistance। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका ये अगर मोर है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर पहली बार अगर लावा निकला तो यहाँ पर आके लावा डिपोजिट होगा, यहाँ डिपोजिट होगा। अब क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये एक तरफ से दूर जा रही है, तो कुछ समय बाद ये जो डिपोजिट हुआ था ये आपको यहाँ पहुंच जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये एरिया फिर खाली हो जाएगा। तो फिर नया एरिया, नया जो लावा होगा यहाँ पर आके डिपोजिट होगा। ठीक है, तो जो इक्वी डिस्टेंस पर ये लावा है, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब क्या है, इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि ये जो डिपोजिशन हुआ वो सेम टाइम पर डिपोजिशन हुआ, एक ही समय पर, तभी तो इक्वी डिस्टेंस पर है। और उसके बाद ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, सेंटेंस से याद रखिएगा, प्रीलिम्स में यहाँ से एक बार पूछा भी गया था, तो ये आपको ध्यान रखना। ये मोर हो गया। इसके अलावा आप सबमरीन माउंटेन्स की अगर हम बात करें, सबमरीन माउंटेन्स, तो ये होते हैं बिलो ओशनिक सरफेस। ठीक है, और इनका क्या होता है, पॉइंटेड पिक होता है, पॉइंटेड पिक यानी कि इस टाइप का।
इसी तरीके से जो गायोड्स होते हैं, ये गायोड्स क्या होते हैं, ये भी आपको बिलो ओशनिक सरफेस ये पाए जाते हैं। और यहां पर क्या होता है कि ये पॉइंटेड पिक नहीं होते हैं, ये फ्लैट पिक आपको देखने को मिलता है, काइंड ऑफ इस तरीके का ये आपको फ्लैट पिक देखने को मिलेगा। ये आपको गायोड्स होते हैं। यहां तक समझ में आया। इसके अलावा होते हैं आइलैंड्स। तो आइलैंड्स दो तरीके के हो जाते हैं। इसके अलावा होते हैं आइलैंड्स। तो आइलैंड दो तरीके के हो जाएंगे। एक हो गया आपका वोल्केनिक आइलैंड। तो वोल्केनिक आइलैंड का मतलब वो वोल्केनो से बना हुआ है, सीधी सी बात है। और एक दूसरा है आपका कोरल आइलैंड्स। तो कोरल है, ये क्या है, कोरल रिफ से बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ही साथ में इसी समय कोरल रिफ्स के बारे में देख लेते हैं। वोल्केनो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए हम यहाँ पर अगेन इसको नहीं करेंगे। कोरल रिफ्स के बारे में देखते हैं। कोरल रिफ्स क्या होता है कि आप जब कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहां पर काफी, या फिर आपने कभी स्कूबा डाइविंग की होगी, या फिर आपने कभी फोटो में देखा होगा, तो वाटर के नीचे कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, काफी रंग बिरंगे कलरफुल प्लांट्स होते हैं, कुछ हरे, कुछ पीले, कुछ रेड कलर के, ब्राउन कलर के, काफी रंगीन वो पौधे पाए जाते हैं। वो एक्चुअली में कोरल रिफ्स होते हैं। ये जो कोरल रिफ्स होते हैं ये रिच होते हैं आपको कैल्शियम में। कैल्शियम रिच होते हैं ये, इनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। जब ये कोरल रिफ्स इनकी डेथ होती है, जब ये मर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इनका जो स्केलेटन होता है, ओके, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, स्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, डिपोजिट होता है। तो मान लीजिए ये एक जगह इनका स्केलेटन डिपोजिट हो, इसके ऊपर एक नया कोरल रीफ आएगा, कुछ समय बाद वो भी डेड होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका ओशनिक फ्लोर हो गया, तो अगेन इसके ऊपर एक और कोरल रीफ आया, उसका भी डेथ हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कई 100 सालों तक प्रोसेस चलता रहता है। अगेन इसके ऊपर और कोरल रीफ आया, इसका डेथ हो गया। तो जब ये इस वाटर सरफेस से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर एकोमुलेशन होने की वजह से यहाँ पर ये आइलैंड बनाएगा, और ये बनेगा आपका कोरल आइलैंड। इंडिया की बात करें तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कंप्लीटली रूप से एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, इंडिया में लक्षद्वीप एक कंप्लीट कोरल आइलैंड है। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार मैक्सिमम वोल्केनिक प्रोसेस से बना हुआ है, लेकिन वहां पर भी कोरल आइलैंड मिलते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम वोल्केनिक आइलैंड से बना होता है। तो काफी ये सीधा सा है कि कोरल रिफ में क्या होता है, ये जो कोरल्स होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, कैल्शियम रिच ये प्लांट्स होते हैं। इनमें एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स जैसे कि उसमें हम जूजेंथेलाई होता है, जू जेंथेलाई, जूजेंथेलाई होता है। ये जूजेंथेलाई क्या करता है कि ये एनिमल होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, बहुत बड़ा एनिमल नहीं होता ये। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो कोरल्स होते हैं और ये जूजेंथेलाई जो होता है, इनके बीच में एक साइम्बियोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, जूजेंथेलाई क्या करता है, उस कोरल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसके रिटर्न में क्या होता है कि ये जो कोरल्स होते हैं उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोरल की डेथ होगी, कोरल रिफ्स की डेथ होगी, तो जूजेंथेलाई की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि फिर उसको फूड नहीं मिल पाता। ठीक है, अब कोरल रिफ्स में अगर आपको लिखना हो तो दो तीन पॉइंट आप इसमें लिखिए। इसमें एग्जाम में बहुत बड़ा कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट ये नहीं है। एक तो ये क्या होता है कि ये कैल्शियम रिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। ठीक है, मेक्स आइलैंड ड्यू टू accumulation of due to accumulation of coral skeletons. Okay, coral skeletons, and these are coral reefs are indicator of marine biodiversity. These are indicators of marine biodiversity. ठीक है, तो मैरिन बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। एग्जांपल लिख लीजिए, लक्षद्वीप लिख लीजिए, अंडमान निकोबार में भी कुछ आपको कोरल आइलैंड्स मिलते हैं। एक क्लासिकल एग्जांपल की बात करें आपको, अगर आइलैंड कोरल रिफ्स देखने हैं तो ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड में एक है ग्रेट बैरियर रिफ। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रिफ।
ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपको कोरल रीफ है या कोरल आइलैंड है। यहाँ पर बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टूरिज्म भी होता है, लोग हेलीकॉप्टर टूरिज्म भी करते हैं। काफी खूबसूरत जगह है, फोटो देखिएगा, वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो ये कोरल रीफ्स के बारे में आप इतना आप लिख सकते हैं, फिगर बनाएंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में जो और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इल नीनो ला नीनो के बारे में। ओके, तो उसके बाद वो जो टॉपिक होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें 4 कंसेप्ट है एक्चुअली, हमने बात की थी पहले। तो इसमें 4 चीजें हैं, ला नीना है, इल नीनो है, मोडोकी है। मोडोकी में हम इल नीना भी देखेंगे और मोडोकी में भी इल नीनो देखेंगे। तो इसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।